Hello students, welcome back to the class. We were discussing about the phylogeny. लास्ट लेक्चर में हमने फाइलोजेनेटिक ट्री के बारे में डिस्कशन ख़त्म किया था, ठीक है. सो हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सेकंड टॉपिक इनटू द फाइलोजेनी, दैट इज द पॉलीफेजिक टेक्सोनोमी. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉलीफेजिक टेक्सोनोमी क्या है उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. सो because the phylogenetic results vary with the data used in the analysis. ओके, यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस में क्या कहा गया है कि फाइलोजेनेटिक रिजल्ट्स वेरी विद द डेटा यूज्ड इन द एनालिसिस. ओके, हम एनालिसिस के लिए और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप जानने के लिए जो भी मेथड यूज़ करते हैं, जो डेटा यूज़ करते हैं, उसके बेसिस पर फाइलोजेनेटिक रिजल्ट्स है वो चेंज होते हैं, ठीक है. फॉर एग्जांपल हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि अगर हम एक फाइलोजेनेटिक ट्री डीएनए एनालिसिस के ऊपर से बनाए, ठीक है, दूसरा आरआरएनए एनालिसिस के ऊपर से बनाते हैं एंड तीसरा प्रोटीन एनालिसिस के ऊपर से फाइलोजेनेटिक ट्री बनाते हैं, तो तीनों में ही डिफरेंस आएगा, ठीक है. सो फाइलोजेनेटिक रिजल्ट्स वेरी विद द डेटा यूज्ड. सो many taxonomists believe that all possible valid data should be employed in the determining the phylogeny. Okay, so many taxonomists जो है वो क्या बिलीव करते हैं कि एज मच एज पॉसिबल डेटा हमें यहाँ पर यूज़ करना चाहिए, ठीक है. अगर पॉसिबल है तो प्रोटीन का एनालिसिस भी करें, आरआरएनए का एनालिसिस भी करें, डीएनए का एनालिसिस भी करें. तीनों के बेसिस पर से हम फाइलोजेनेटिक ट्री बनाएंगे तो वो फाइलोजेनेटिक ट्री ज़्यादा एक्यूरेट होगा, ठीक है. सो मेनी टेक्सोनोमिस्ट बिलीव दैट ऑल पॉसिबल वैलिड डेटा शुड बी एम्प्लॉयड इन डिटर्मिनिंग द फाइलोजेनी. ओके, ऑर्गेनिजम्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है उसको डिटरमाइन करने के लिए जितने भी पॉसिबल हो मैक्सिमम डेटा हमें यूज़ करना चाहिए, ठीक है. इन दी अप्रोच कॉल्ड एज दी पॉलीफेजिक टेक्सोनोमी. ओके, यहाँ पर ये जो यूज़ होता है कि मैक्सिमम डेटा हमें यूज़ करना है, ठीक है, इट इज़ नोन एज दी पॉलीफेजिक टेक्सोनोमी. सो अगर हमें डेफिनेशन देनी है तो वो किस प्रकार दे सकते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं कि दी मेथड ऑफ द टेक्सोनोमी इन विच वी विल यूज़ द मैक्सिमम पॉसिबल डेटाज फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म और फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द फाइलोजेनी. Okay, it is known as the polyphasic taxonomy. So in this approach, the taxonomic schemes are developed using a wide range of the phenotypic and genotypic information. ओके, यहाँ पर पूरी की पूरी टेक्सोनोमिक स्कीम यानी कि एक सिस्टम पहले डेवलप की जाएगी बाय यूजिंग एज पॉसिबल एज एज अ वाइड रेंज ऑफ द फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक इंफॉर्मेशन. कैरेक्टर्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी अलग अलग ली जाएंगी एंड जीनोटाइपिक यानी कि जीनेटिक, ओके, डीएनए आरएनए और मोलिक्यूलर बेसिस पर भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर ली जाएगी, ठीक है. सो रेंजिंग फ्रॉम द मोलिक्यूलर प्रॉपर्टीज़, ओके, मोलिक्यूलर प्रॉपर्टीज़ डीएनए की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, ठीक है, और उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं, ठीक है. सो मोलिक्यूलर प्रॉपर्टीज़ और इकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़. ओके, मोलिकुलर प्रॉपर्टीज़ भी कंसिडर की जाएगी. इकोलॉजिकल कौन से एनवायरनमेंट में रहता है ऑर्गेनिज्म, किस प्रकार ग्रो होता है, सीखे, ये सब भी यहाँ पर कंसिडर किया जाएगा. सो एज मच एज पॉसिबल फिनोटाइपिक सारी के सारी कैरेक्टरिस्टिक्स भी यहाँ पर कंसिडर की जाएंगी, प्लस जीनोटाइपिक इंफॉर्मेशन जो भी हमारे पास है उन सब को भी हमें यहाँ पर यूज़ करना है टू डिटरमाइन द फाइलोजेनी ऑफ ऑल द ऑर्गेनिजम्स. The techniques that are appropriate for grouping organisms depends on the level of the taxonomic resolution needed. ऑर्गेनिज्म को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करने के लिए हम कौन सी टेक्निक यूज़ करते हैं, ठीक है, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि टेक्सोनोमिक रिजोल्यूशन कौन से लेवल तक का चाहिए हमें, ठीक है. अलग अलग टेक्सोनोमिक लेवल के बारे में हमने पहले डिस्कस किया था. फॉर एग्जांपल स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ठीक है. सो कौन से लेवल पर हमें क्लासीफाई करना है, कौन से लेवल तक हमें रिजोल्यूशन चाहिए, उसके बेसिस पर हमें टेक्निक यहाँ पर डिसाइड करनी होगी, ठीक है. सो द टेक्निक विच इज़ यूज्ड फॉर द फाइलोजेनेटिक एनालिसिस और पॉलीफेजिक टेक्सोनोमी is depends on the level of the taxonomic resolution that is required. Clear?
नाउ फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर बहुत सारी ऐसी मेथड्स दी गई है कि कौन से लेवल तक का हमें क्लासिफिकेशन करना है तो कौन सी मेथड हम यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट इज द सीरोलॉजिकल टेक्निक्स that can be used to identify the strains but not the genera and species. Okay, so basically serological methods और serological techniques किसे कहते हैं कि जो भी टेक्निक्स हम ब्लड का एनालिसिस करके, ठीक है, ब्लड में कौन से एंटीबॉडीज प्रेजेंट है और स्पेसिफिकली इन सीरम में कौन से एंटीबॉडीज प्रेजेंट है, कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है, तो उसका स्टडी करके हमें जो भी रिजल्ट मिलता है और उसका यूज़ करके जो भी मेथड्स हम डेवलप है और जो भी मेथड्स में सीरम का यूज़ होता है दैट आर नोन एज दी सीरोलॉजिकल टेक्निक्स. सो बेसिकली हम सीरम एनालिसिस करके और एंटीबॉडी एनालिसिस करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी बैक्टीरियल स्ट्रेन है, ओके, कौन सी ऑर्गेनिज्म की स्ट्रेन है. सो सीरोलॉजिकल टेक्निक्स का यूज़ करके हम पर्टिकुलर स्ट्रेन आइडेंटिफाई कर सकते हैं बट इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द जिनेरा एंड स्पीसीज. ओके, स्पीसीज लेवल पर भी वो काम नहीं करता, जिनेरा लेवल पर भी उसमें से कुछ हमें पता नहीं चलता, ठीक है. सिर्फ स्ट्रेन कौन सी है वो सीरोलॉजिकल मेथड के थ्रू हम जान सकते हैं. सो अगर हमें सिर्फ स्ट्रेन पता करनी है तो सीरोलॉजिकल मेथड यूज़ कर सकते हैं. देन द प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेटिक पैटर्न्स आर यूजफुल इन डिटरमाइनिंग द स्पीसीज. ओके, कौन सा स्पीसीज है वो आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, प्रोटीन एनालिसिस. ओके, प्रोटीन का इलेक्ट्रोफोरेसिस करके उसमें से कौन सी पैटर्न मिलती है, ठीक है, कौन कौन सा प्रोटीन्स प्रेजेंट है वो हम इलेक्ट्रोफोरेटिक मेथड के थ्रू जान सकते हैं. एंड बाय दिस मेथड वी कैन आइडेंटिफाई द स्पीसीज. ओके, बट नॉट जिनेरा एंड फैमिलीज. स्पीसीज लेवल का ही क्लासिफिकेशन प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेटिक पैटर्न के ऊपर से होगा. कौन सा स्पीसीज है वो हम इस मेथड से आइडेंटिफाई कर सकते हैं. सो अगर हमें स्पीसीज आइडेंटिफाई करना है तो क्या मेथड यूज़ करेंगे, प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेटिक पैटर्न्स. The next is the DNA hybridization and the analysis of the percentage G plus C content can be used in studying species and genera. ओके, DNA हाइब्रिडाइजेशन की मेथड के थ्रू और परसेंटेज GC कंटेंट कितना है, ठीक है, ऑर्गेनिज्म के अंदर GC कंटेंट कितना है वो आइडेंटिफाई करके हम स्पीसीज एंड जेनेरा उस लेवल पर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से स्पीसीज का ऑर्गेनिज्म है एंड कौन से जीनस से बिलोंग करता है, ठीक है. सो DNA हाइब्रिडाइजेशन का एक्सपेरिमेंट करके प्लस परसेंटेज GC कंटेंट को आइडेंटिफाई करके हम स्पीसीज एंड जीनस आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है. द नेक्स्ट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज द केमिकल कंपोजिशन. ओके, यहाँ पर अभी कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई है लाइक केमिकल कंपोजिशन, देन DNA प्रोब रिजल्ट, rRNA सीक्वेंसेस एंड DNA सीक्वेंसेस, ओके, कैन बी यूज्ड टू डिफाइन द स्पीसीज, जेनेरा एंड फैमिली. ओके, दिस ऑल आर कैरेक्टरिस्टिक्स. इन सभी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम स्टडी करके उसके ऊपर से स्पीसीज, जेनेरा, फैमिलीज इन सब को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है. कौन से स्पीसीज से बिलोंग करता है, कौन से जीनस से ऑर्गेनिज्म बिलोंग करता है, कौन सी फैमिली का है, वो सब हम इन सभी कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर से जान सकते हैं, ठीक है. rRNA की सीक्वेंस की पूरी अगर हमारे पास है तो उसको हम कंपेयर कर सकते हैं, DNA सीक्वेंस को कंपेयर कर सकते हैं. एंड बाय यूजिंग दिस मेथड्स वी कैन define the species, genera and family. Okay, all three basic levels can be identified. Where possible, as many properties as possible are used to get more stable and reliable result. ओके, हमें अगर कोई फाइलोजेनेटिक एनालिसिस करना है तो हमें मैक्सिमम मेथड्स इसमें से यूज़ करनी होगी, ठीक है. मैक्सिमम प्रॉपर्टीज़ है वो यूज़ करके हमें फाइलोजेनेटिक एनालिसिस करना होगा. ये सभी जो मेथड्स दी गई है उसमें से मैक्सिमम पॉसिबल कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर हमें स्टडी करना होगा टू गेट अ मोर रिलायबल एंड स्टेबल रिजल्ट. ओके, मोर एक्यूरेट फाइलोजेनेटिक ट्री डेवलप होगा इसकी वजह से, ठीक है. जितनी ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स हम और जितनी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हम यहाँ पर स्टडी करेंगे उतने ही ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट हमें मिलता है, ठीक है.
Successful polyphasic approaches often will help one select the technique for the rapid identification of the microorganisms. ओके, यहाँ पर हमने सभी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में स्टडी कर लिया है. सो सक्सेसफुल पॉलीफेजिक अप्रोच, ओके, यहाँ पर सभी टेक्निक्स के बारे में हमने एक बार स्टडी कर लिया. सबके बारे में यहाँ पर सबके बेसिस पर हमने फाइलोजेनेटिक एनालिसिस किया है. सो इट विल हेल्प अस टू आइडेंटिफाई द टेक्निक. ओके, और कोई एक टेक्निक उसमें से हमें सिलेक्ट करने में ये हेल्प करता है कि कौन सी टेक्निक के थ्रू प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन मिलता है हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का. ठीक है. सो with the help of the polyphasic approach we can select the techniques for the more rapid आइडेंटिफिकेशन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. रेपिडली अगर हमें किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना है कि कौन से स्पीसीज से बिलोंग करता है, कौन से फैमिली से करता है. ठीक है. सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के आइडेंटिफिकेशन के लिए हम किसी एक पर्टिकुलर टेक्निक को यहाँ पर आइसोलेट कर सकते हैं अगर हमने सबके बारे में स्टडी किया है तो. ओके. Because rRNA sequences have been used so extensively, we will focus mainly on the phylogenetic trees derived from the rRNA studies. ओके, यहाँ पर मेनली rRNA की स्टडीज़ होती है क्योंकि rRNA स्टडीज़ के ऊपर से जो भी रिजल्ट मिलता है वो मोर एक्यूरेट है. ठीक है. दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स के कंपेयर में rRNA एनालिसिस के बेसिस पर से जो भी हमें रिजल्ट मिलेगा वो ज़्यादा एक्यूरेट होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा. So rRNA analysis is the main focus for the phylogenetic tree development. Okay. So this was all the basic idea about the polyphasic approach. In our next lecture we will discuss about the different classification models. Okay, like 5 kingdom classification, 8 kingdom classification, उन सब के बारे में हम यहाँ पर आगे डिस्कस करेंगे. ठीक है. So thank you so much students for watching this video, and if you have any doubt then please ask in the comment box. Thank you.